नमस्कार। प्रसंगवश में आप सभी का स्वागत है। चर्चाएं शुरू करते हैं प्रसंगवश में आज सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की, जिसको लेकर के जिस पार्टी ने चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी उसको बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये असंवैधानिक है और ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें 5 जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी कमेटी ने ये निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई है, जो 13 मार्च को पता चलेगा कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। इसके साथ में जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 2022-2023 में केवल बीजेपी को 720 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। नेशनल पार्टियों को मिले में इससे 5 गुना 850 करोड़ रुपए में से 80 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले। मतलब बीजेपी को 2022-23 में 720 करोड़ रुपए का डोनेशन, 4 नेशनल पार्टियों को मिले चंदे का 5 गुना। मतलब जो बीजेपी को मिला वो सर्वाधिक था और कांग्रेस को सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही मिले। लेकिन इसको लेकर के बताया गया है कि यह निर्णय असंवैधानिक है। इसको पुनः क्या कुछ निर्णय निकलेगा वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल इसके जो राजनीतिक दल हैं उनको काफ़ी कुछ नुकसान होगा। चुनाव के समय में ये एक तरीका निकाला था लोगों से सहयोग लेने का। बात कर लेते हैं विपक्षी गठबंधन की। विपक्षी गठबंधन के जो सूत्रधार थे या जो प्रणेता थे नीतीश बाबू, जब उन्होंने ही मैदान छोड़ दिया तो उसके बाद में एक एक करके और दूसरे भी लोग इंडिया गठबंधन से परहेज कर रहे हैं। अखिलेश पहले से ही दूर हैं। अरविंद केजरीवाल अभी संतुष्ट नहीं है सीटों के बंटवारे को लेके। ममता बनर्जी ने अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इसी बीच में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को एक बहुत बड़ा झटका उस समय मिला जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी। तो अब ये आसानी से कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन का कुछ इसमें जो वजूद है वो लगभग नगण्य होता जा रहा है। बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या को लेकर के केंद्र सरकार और विभिन्न प्रदेशों की सरकारें पूर्ण रूप से तटस्थ हैं कि जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनको हर प्रकार की सुविधा मिले। आस्था ट्रेनें चलाई जा रही है केंद्र सरकार द्वारा। वहीं राजस्थान में भजनलाल सरकार ने भी प्रदेश के कई जिलों से रोडवेज बसें शुरू करने की शुरुआत की है, जिसके तहत आज जयपुर से अयोध्या जाने वाली एक रोडवेज बस को उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के बाद में हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया। हम आपको वीडियो भी बताएंगे किस प्रकार से लोगों में अच्छा उत्साह था उस बस को लेकर के, और यात्री जा रहे थे उनसे उन्होंने संवाद भी किया। राजनीति की तरफ फिर वापस चलते हैं तो जब महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी को त्याग करके भाजपा का रुख किया है, तो उसी तर्ज पर अब राजस्थान में भी एक बड़ी जो जानकारी मिल रही है चर्चा के अनुसार, उसमें ओबीसी के एक बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस में 2 बार मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री राजस्थान में, वो पार्टी छोड़ करके और भाजपा में जा सकते हैं। बताया जाता है कि महेंद्र सिंह मालवीय कल दिल्ली में भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अंदेशा जब ही लग गया था कि जब सोनिया गांधी ने कल जयपुर में राज्यसभा के लिए नामांकन भरा था, उस समय भी वहाँ मौजूद नहीं थे। बात कर लेते हैं अब इसी तरह से कि जो भाजपा नेता रहे हैं, मसूदा में विधायक रही हैं सुशील कंवर पलाड़ा, वो भी अब लोकसभा की सीटों पर नजर गाड़े हुए हैं। उनका राजसमंद और अजमेर में लोकसभा का चुनाव लड़ने का मानस बना हुआ है, जिसको लेकर के उनके पति भंवर सिंह पलाड़ा भी काफ़ी सक्रिय हैं। वो बड़े नेताओं से भी संपर्क में हैं। साथ ही साथ उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनसे भी वो लगातार संपर्क में रहे हैं
और अपने क्षेत्र में जगह जगह जन सुनवाई करे। हालांकि फिलहाल वे भाजपा में नहीं है, लेकिन उनके घर लौटने की भी चर्चाएं जोरों पर है कि हो सकता है कि वो घर लौट सकते हैं, घर वापसी हो सकती है। किसान मोर्चे की बात कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के सानिध्य में कल भारत बंद का 16 फरवरी को आह्वान किया गया है, जिसको लेकर के हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारें सतर्क है। नोएडा में भी धारा 140 लगा दी गई है। वहीं जो किसान नेता रहे राकेश टिकैत, उन्होंने भी कहा है कि यह बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन हम उसको जनता को परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने साइलेंट बात कही। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा भाई आप रास्ता जाम करोगे क्या, तो उनका ये बात तो हमारा तो विचार नहीं है, लेकिन जब लोग मौके पर रहेंगे उनका क्या कुछ रहता है। उसके साथ में उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को एक महापंचायत भी आयोजित की जा रही है। तो इसको लेकर के आज एक केंद्रीय मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सानिध्य में किसान नेताओं से भी जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, उस समय पे चर्चा बातचीत का दौर जारी है। अब हो सकता है कि बातचीत अगर सफल हो जाए तो ये हो सकता है कि स्थगित भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जब तक निर्णय सामने नहीं आए कुछ नहीं कहा जा सकता। इशू को लेकर के हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिए हैं। पहले 3 में किए थे, फिर 5 में किए, आज 7 जिलों में उन्होंने कर दिया। और उसके साथ में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें किसान नेताओं द्वारा कहा गया था कि कल पूरे हरियाणा में टोल फ्री रहेगा, सब लोग आए, टोल फ्री रहेगा, ट्रैक्टर लेके आए, गाड़ी लेकर के आए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह का ऐलान करना उचित नहीं है। बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। सोनिया गांधी ने कल राज्यसभा से राजस्थान से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन उनका मन अभी भी रायबरेली में ही सटा हुआ है। एक चिट्ठी उन्होंने रायबरेली के लोगों को लिखी है कि मेरा शारीरिक संबंध, अब क्योंकि मैं उम्र का तकाजा है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन मेरा शारीरिक जो पूरा दृष्टिकोण है वो मैं पूरा, मेरा दिल रायबरेली के लोगों पर है। और उन्होंने इतना भी कहा कि रायबरेली मेरा एक परिवार है, मैं रायबरेली के बिना मेरा परिवार अधूरा है। उन्होंने कहा कि रायबरेली में ही फारूक गांधी को, इंदिरा गांधी को आगे बढ़ाया, मुझे भी रायबरेली से आगे बढ़ाया, तो इसको मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो उनका अप्रत्यक्ष रूप से ये था कि हो सकता है कि वो राहुल को या प्रियंका को रायबरेली में ला सकती है। उन्होंने कहा ये परंपरागत जो सीट है, ये गांधी परिवार की सीट है। मतलब मतदाताओं के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ने की कोशिश की है। तो इससे ये एक अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके परिवार में लड़ने वाले कौन हैं। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तो है, तो दोनों में से किसी को वहाँ चुनाव लड़ा सकती है। वो मतलब मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि मैं अब सीधी सेवा का अवसर तो आपके साथ में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे प्राण आपके पास में हैं, मेरे परिवार को आप संभाल के रखिएगा। ये सारा स्पष्ट संदेश यही है कि राहुल या प्रियंका लोकसभा में वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। बात कर लेते हैं कि भाजपा ने जो अभी राज्यसभा के सदस्यों की जो सूची जारी की है, उसमें 7 मंत्रियों को दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। इसका मतलब है कि ये अब मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो वैसे भी मई तक का तो समय है ही इनका, तो 6 महीने तो बिना सांसद रहे भी मंत्री रह सकते हैं, क्या होता है। सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। आपको 43 साल पहले, 43 ईयर्स पहले बेहम उत्तर प्रदेश के बेहमई कांड की याद दिलाता हूँ, जहाँ फैसला आया उस समय पर जब फूलन देवी ने 26 लोगों को इकट्ठा एक लाइन में खड़ा करके और गोलियों से भून दिया था। उसके बारे में अब जो दोषी बचे हुए जो आरोपी हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि वो पहले से ही बंद है, तो उम्र कैद वाला नहीं है, लेकिन 43 साल बाद में स्पष्ट निर्देश आया, आदेश आया है, जिसमें उनको जेल, अब जेल की बात करें तो जेल में फिर जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन,
उनको 13 दिनों की ईडी के बाद में अब 31 जनवरी को गिरफ्तार हुए थे। अब उनको जेल भेजने के आदेश दे दिए गए। अब हेमंत सोरेन होटवार जेल में रहेंगे। बात कर लेते हैं रामलला की। तो रामलला के दरबार में लगातार नेताओं का आना जाना बना हुआ है, लेकिन वो मुख्य रूप से अपने कार्यक्रम निर्धारित करके, ताकि एक साथ वहाँ अव्यवस्था न हो, कभी किसी प्रदेश के कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह से जा रहे हैं। तो आज गोवा के जो कैबिनेट के सदस्य, विधायक और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वहाँ दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद भी लिया। बात कर लेते हैं राजस्थान में भी भाजपा अब पूरे चुनावी मूड में है। 20 फरवरी को जहां अमित शाह बीकानेर में आ रहे हैं, जहाँ क्लस्टर के 3 लोकसभा क्षेत्रों की संवाद करेंगे कार्यकर्ताओं से, वहीं राजस्थान में भी जो ओबीसी मोर्चा और किसान मोर्चा है, उसकी नई कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। और किसान मोर्चा में अजमेर के जो सांसद हैं भागीरथ चौधरी, उनको अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। लोकसभा की जो बात करें तो लोकसभा में अब जो चुनाव की मतदाता सूची फाइनल हुई है, उसमें आंकड़ा जो सामने आया है, उसके अंदर 5,32,00,000 मतदाता राजस्थान में लोकसभा में मतदान कर सकेंगे। ये लिस्ट फाइनल हो चुकी है। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि ईडी में कल जो बजरी के कारोबारी हैं, होटल के बड़े प्रमुख व्यवसायी हैं मेघराज सिंह, उनके ईडी पर जो कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के राजपूत समाज एक मतलब जो है स्वर में सामने उभर के सामने आया है, जहां विभिन्न स्थानों पर जिला कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के माध्यम से जो जिस तरह का क्षेत्र है, उस तरह से वहां पर उन्होंने ज्ञापन देकर के और इस कार्रवाई को अवैध बताया है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, परीक्षा का समय है, तो राजस्थान के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके अन्य जो सभी कार्यालय हैं, उसमें रेशमा लागू कर दिया गया। रेशमा लागू करने का मतलब ये है कि वहाँ की जो सेवाएं हैं, उनको आवश्यक सेवा घोषित कर दिया गया है और उस आवश्यक सेवा के चलते जो अवहेलना करेंगे, उस पर रेशमा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को भी नहीं भूलना चाहिए, बेचारे चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा पर कभी कहाँ कभी कहाँ। तो अब आज वो जो है बिहार के औरंगाबाद पहुंचे। जो उनकी कार्यशैली या जो बोलने की शैली या जो विचारधारा थी, आज उन्होंने फिर व्यक्त की। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे फिर तंज कसा कि मोदी काम करते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं। और उन्होंने एक आरोप और लगा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 90 अधिकारी चलाते हैं। चाहे प्रशासनिक निर्णय लेने हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था के निर्णय लेने हो, ये सारे निर्णय वो 90 अधिकारी लेते हैं। और देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं, देश को तो 90 अधिकारी चला रहे हैं। तो ये उनका आरोप था। अब आरोप लगाने की उनकी तो ठीक है, राजनीति में यही तो सब कुछ होता है। उन्होंने जीएसटी नोटबंदी की भी बात की। आज उन्होंने फिर कहा कि 10-15 अरबपतियों को लाभ पहुंचाने में सरकार काम करती है, लेकिन जीएसटी नोटबंदी के माध्यम से मध्यम वर्ग के व्यापारियों को उन्होंने गला घोट के रख दिया। उनका कहना है कि इनका व्यवसाय, उनका उद्योग खत्म हो गया। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया कि बिहार में कई फैक्ट्रियां थी, कई उद्योग थे। अब यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो नौकरी करने के लिए दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। तो ये सारी बातें आज की चर्चाओं को लेकर के है। और इसी को लेकर के आज वसुंधरा राजे भी आज दिल्ली जा रही हैं। बहुत लंबे समय के बाद में दिल्ली जा रही हैं। हो सकता है कि वो उनकी राजनीतिक यात्रा है या फिर कोई पारिवारिक यात्रा है, लेकिन उनके वहाँ जाने को लेकर के अब राजनीति में कुछ चर्चाएं जो बढ़ गई है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंगवश को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।